हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स का वर्गीकरण। हम लोगों ने बहुत कौन कौन सा बेसिस पे वर्गीकृत किया, इसका बेसिक नॉलेज आपको मैंने बता दिया था। जैसे कि हम लोग वर्गीकृत किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज को, उसका कोर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितना टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, नंबर ऑफ फेज के हिसाब से किस तरह का ट्रांसफॉर्मर है, कूलिंग सिस्टम, ट्रांसफार्मर कौन सा कूलिंग सिस्टम किस तरह यूज हुआ, उसके हिसाब से कितने तरह का ट्रांसफॉर्मर है, उसको हम लोग डिटेल में, क्यों हम लोग द बेसिस बता देते कि इस कूलिंग सिस्टम के बेसिस पे हम लोग ट्रांसफॉर्मर को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद आउटपुट कैपेसिटी की बेसिस पे, राइट, कॉमर्शियल पर्पस के बेसिस पे और ऑन द लोकेशन के बेसिस पे हम लोगों ने केवल जस्ट ओवरव्यू पढ़ा था, राइट। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज में हम लोग डिटेल में पढ़ा कि क्या है आउटपुट वोल्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज में कितना तरह का ट्रांसफॉर्मर है, दो तरह का। कौन कौन सा है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उच्चायक ट्रांसफॉर्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचायक ट्रांसफॉर्मर, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लोगों ने दो ट्रांसफॉर्मर ऑलरेडी देख चुका। एक्चुअली इसका तीन टाइप होता है। कौन कौन, कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। उसमें से मैंने दो को अच्छी तरह से कवर किया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टाइप, जिसको हम लोग बोलेंगे बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर, राइट। कि क्यों इसको बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो चलिए आज समझते हैं बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर। बेरी प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, ये एक विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें विशेष प्रकार का कोर प्रयोग किया जाता है, जिसको जो बेरी आकार का होता है, राइट। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो कोर है वो आयताकार फ्रेम के होते हैं और एक मुख्य कोड के माध्यम से उसको इस तरह से जोड़ते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो आयताकार कोर है उसका एक भुजा को, सबका एक भुजा को एक मुख्य कोर से संयोजित करते हैं और उसमें हम लोग वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको फिगर के माध्यम से ज़्यादा पता चलेगा किस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग है और किस तरह से सेकेंडरी वाइंडिंग एक के बाद एक है, राइट। तो अब इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे आयताकार कोर्स होने के कारण क्या होता है, उसको पाथ, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ उसको ज़्यादा मिल जाता है, तो जिसके कारण फ्लक्स लीकेज जो होता है वो कम होता है। क्या होता है, फ्लक्स लीकेज न्यूनतम रहती है, क्योंकि अनेक चुंबकीय मार्ग इनको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि ये बना ही होता है बहुत सारे को आयताकार कोर से, राइट। तो बहुत सारे आयताकार कोर से बने होने के कारण क्या होता है, लीकेज फ्लक्स कम होता है, राइट। अन्य प्रकार के ट्रांसफॉर्मर की अपेक्षा ये ज्यादा शीतल रहती है, राइट। और इस तरह का ट्रांसफॉर्मर अधिक शक्ति क्षमता वाले होते हैं, इसीलिए इस तरह के ट्रांसफॉर्मर को हम लोग एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए यूज करते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर, राइट। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में अंतर, राइट। कोर टाइप में और सेल टाइप के बीच में अंतर देखेंगे तो इधर कोर टाइप और इधर लिख दिए हैं सेल टाइप, राइट। और क्या क्या अंतर है उसको अभी हम लोग देखेंगे। कोर टाइप में देखते हैं, कोर की दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग स्थापित होती है। कोर टाइप में क्या होता है कि दोनों भुजाओं में वाइंडिंग स्थापित करते हैं, राइट। और सेल टाइप में क्या होता है
कोर के माध्य भुजा पर वाइंडिंग स्थापित होती है। आपको अभी हम एक साथ दो फिगर दिखाएंगे, राइट। उसमें आपको दिख रहा होगा एगो कोर टाइप है और एगो सेल टाइप में है। उसमें दिख रहा होगा आपको कि कोर टाइप की भुजाओं पर दोनों साइड वाइंडिंग होता है, जबकि सेल टाइप में क्या होता है, केवल माध्य भुजा पर वाइंडिंग होता है, राइट। अब देखते हैं मैग्नेट दूसरा क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है मैग्नेटिक सर्किट का एक ही मार्ग होता है। इसमें मैग्नेटिक सर्किट के लिए एक ही मार्ग होता है, एक ही कोर होता है, राइट। और इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट के लिए दो मार्ग होते हैं, क्योंकि ये सेल टाइप के होने के कारण इनका पास मैग्नेटिक सर्किट का जो पाथ है, जो मार्ग है वो दो हो जाते हैं, राइट। उसके बाद कोर टाइप में तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, कोर की भुजाओं का एरिया क्या होता है, समान होता है। कोर की जितने भुजाएं हैं, जितना भी भुजाएं हैं, वो दोनों का एरिया समान रहता है। बट क्या होता है इन द सेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में कि माध्य भुजा जो होता है, मध्य भुजा का एरिया जो होता है अन्य भुजा से दुगुना होता है, राइट। ये वाला ध्यान देने वाला चीज है कि माध्य भुजा जो है अन्य दो भुजा से क्या है, दुगुना होता है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है, कोर के दोनों भुजाएं, कोर की दो भुजाएं होती है। क्या है, कोर की दो भुजाएं होती है और इसमें क्या है, कोर की तीन भुजाएं होती है, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस अभी बता रहे हैं। उसका पांचवा पॉइंट देखते हैं, लीकेज फ्लक्स क्या है। इसमें लीकेज फ्लक्स जो है, लीकेज फ्लक्स इसमें अधिक होता है, जबकि एज कंपेयर टू कोर टाइप, सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स कम होता है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है कि इसका आउटपुट कम मिलता है। क्या कम मिलता है, इसका आउटपुट कम मिलता है और इसका आउटपुट अधिक मिलता है एज कंपेयर टू कोर टाइप, राइट। सेल टाइप में इसका अधिक आउटपुट मिलता है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सातवां पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है कि इसमें लॉसेस एज कंपेयर टू सेल टाइप अधिक होता है और लॉसेस इसमें कम होता है एज कंपेयर टू कोर लॉस बोलते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, सॉरी, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर ये कम कैपेसिटी वाला होता है, राइट। और सेल टाइप इससे ज्यादा कैपेसिटी का होता है। और कोर टाइप में क्या होता है, देखभाल और मरम्मत करना सरल है। क्या है, देखभाल और मरम्मत करना सरल है, बट देखभाल और मरम्मत में इसमें कठिनाई होती है। जब कभी भी इसका वाइंडिंग कभी भी जल जाता है तो इसको आराम से हम क्या कर सकते हैं, सरलता से हम उसको मरम्मत कर सकते हैं। जबकि इसमें करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वाइंडिंग को निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा, राइट। इसलिए इसमें थोड़ा कठिनाई होती है और इसमें सरलता से हम लोग मरम्मत करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन कोर टाइप एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में अंतर देखा, जो बेसिक अंतर होता है, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। फेज के हिसाब से अभी हम लोग ट्रांसफार्मर को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर है। फेज के हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर को दो टाइप क्लासिफाई करते हैं। पहला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा है थ्री फेज ट्रांसफार्मर, राइट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है, इसको अभी हम लोग समझेंगे, राइट। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है, जिसमें एक फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाली ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें एक फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, सिंगल फेज एसी ट्रांसफार्मर। यह प्राय कितना तक कार्य करती है, 250 वोल्ट तक कार्य करती है, राइट। इसका कोर कंस्ट्रक्शन जो होता है बेसिकली होता है कोर टाइप का,
तथा सेल प्रकार के और कंस्ट्रक्शन इनके होते हैं। ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग घरेलू उपकरणों में जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर और इन्वर्टर आदि में किया जाता है। राइट, तो ये रहा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का डिस्क्रिप्शन कि क्या किसे कहते हैं, कितना वोल्ट तक कार्य करती है और कहाँ उपयोग होता है। राइट, अब हम लोग देखेंगे थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इसमें सिंगल फेज में क्या होता है, हम लोग एक फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करवाए थे। थ्री फेज में होता है कि तीन फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलेंगे? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। राइट, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है, कहाँ यूज होता है, राइट, और किस तरह काम करता है। राइट, ये हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे? जो तीन फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाली जो ट्रांसफार्मर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि तीन वाइंडिंग प्राइमरी साइड रहता है और तीन वाइंडिंग सेकेंडरी साइड रहता है। ये प्रायः इसका जो कोर कंस्ट्रक्शन होता है ये प्रायः क्या होता है? सेल प्रकार के कोर पर बनाए जाते हैं। राइट, और इसका उपयोग जो होता है कहाँ पे ज्यादा उपयोग होता है? ये विद्युत उत्पादन केंद्रों पर। किस काम के लिए? ये विद्युत उत्पादन केंद्रों पर क्या करता है? हम जनरेटेड जो मेरे पास हम लोग को मिलता है उत्पादन केंद्र से जो जनरेट हुआ रहता है 11 केवी, उसको क्या करता है? 11 केवी को 66 केवी या 110 केवी या 132 केवी या 220 या 440 केवी तक ये क्या करता है? स्टेप अप करता है और हम लोगों को ट्रांसमिट कर देता है। राइट, ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज को स्टेप अप करके उसको यूज करते हैं। राइट, तो वहां पे मेरा थ्री फेज ट्रांसफार्मर यूज होता है। साथ ही साथ ये विद्युत वितरण प्रणाली में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि विद्युत वितरण प्रणाली में क्या करता है? 11 केवी को वो हम लोगों को सरलता से 400 वोल्ट तक कन्वर्ट करके हम लोग को डिलीवर करता है। राइट, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं। राइट, जहाँ पे हम लोगों को 11 केवी को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करके देता है। तो अभी हम लोगों ने थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या समझा कि तीन फेज वाले सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है? तीन प्राइमरी साइड में तीन वाइंडिंग होती है और सेकेंडरी साइड में भी तीन वाइंडिंग होती है। आप बताएंगे, आप जब हम थ्री फेज कनेक्शन बताएंगे आपको उसका बताएंगे कि कौन कौन सा कनेक्शन होता है। प्राइमरी साइड में तीन कनेक्शन क्या चीज होता है? स्टार होता है, डेल्टा होता है, क्या होता है? इसको हम जब कनेक्शन ऑफ थ्री फेज में बताएंगे उस टाइम हम कनेक्शन थ्री फेज ट्रांसफार्मर में हम बताएंगे कि प्राइमरी साइड में किस तरह कनेक्ट करते हैं। राइट, ये बेसिकली किस तरह का कोर कंस्ट्रक्शन इसका होता है? सेल प्रकार का कोर कंस्ट्रक्शन होता है। राइट, तो इस तरह अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। राइट, कौन कौन से हैं? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। और हम लोगों ने ये दोनों ट्रांसफार्मर को भी डिटेल में देखा। राइट, प्रारंभिक दौर में क्या हुआ कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करने के लिए क्या किया जाता था? तीन अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता था। राइट, प्रारंभिक दौर में क्या होता था कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए सिंगल ट्रांसफार्मर को यूज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करते थे। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तीनों को यूज करते थे। राइट, जब थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम लोग जब आया सेटअप में
उसके बाद उसका यूज करने लगे तो क्या बेनिफिट है कि हम लोग उस ट्रांसफर का अरेंजमेंट को छोड़ के हम लोग केवल 3 फेज ट्रांसफार्मर को प्रयोग करने लगे। इसका जरूर कुछ लाभ होगा, तो चलिए इस लाभ को जानते हैं। पहला लाभ क्या है इसका? पहला एडवांटेज क्या हुआ? ये भार में तो हल्का था और कम स्थान क्या करता था? घेरता था, और ये उसकी अपेक्षा क्या था? ये सस्ता था। इसका ये पहला क्या है? बेनिफिट है, राइट। और दूसरा बेनिफिट, दूसरा एडवांटेज क्या है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के स्थान पर केवल एक ही ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण कार्य करना होता है, राइट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ, राइट। तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है कि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की तुलना में एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की स्थापना करना बहुत सरल है, क्योंकि 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को स्थापना करेंगे तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू एक 3 फेज ट्रांसफार्मर, राइट। क्योंकि उसमें 3 को अलग अलग क्या करना पड़ता है? स्थापना करना पड़ता है, अलग अलग बैठाना पड़ता है, इसलिए उसमें ज्यादा समय एज कंपेयर टू, क्योंकि ये तो एक सिंगल ट्रांसफार्मर ही 3 फेज का है, तो 3 ट्रांसफार्मर को स्टेब्लिश उसको बैठाएंगे, उससे बढ़िया एक ट्रांसफार्मर को अगर उसके जगह पर स्थापना कर देते तो मेरा उतना ही बेनिफिट मिलता है, राइट। तो आज इस क्लास में हम लोग इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास।